बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा टॉपिक से कि हम लोग आज किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उस चीज़ को जो हम लोग बहुत ज़्यादा गैर अहम समझ के इग्नोर करते रहते हैं और उसकी वजूहात जानने की कोशिश नहीं करते, जिसमें शामिल है हमारे जो नेल्स होते हैं उनके अंदर जो वाइट स्पॉट आ जाता है, जो वाइट कलर का एक धब्बा आ जाता है, जिसको हम लोग गैर अहम समझकर इग्नोर करते रहते हैं। कभी कभी वो ख़तरनाक होता है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। चलें फिर आए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ज़्यादातर हम लोगों ने जो देखा है कि हमारे जो नेल्स हैं या हमारे जो नाखून हैं उनके अंदर वाइट कलर के जो स्पॉट्स आते हैं, तो उनकी वजूहात में शामिल होता है कुछ मिनरल्स की कमी या कुछ वाइटामिन की कमी। उन मिनरल्स और वाइटामिन में ज़्यादातर जो मेनली इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, वो होता है जिंक, और उसके बाद हमारा जो शामिल होता है वो होता है कैल्शियम। यानी कि इन दोनों की कमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे नेल्स के अंदर, चाहे वो हाथ के हों चाहे वो पाँव के हों, उसके अंदर वाइट कलर के स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं। और वो वाइट स्पॉट किस वजह से होते हैं? वो इसकी कमी की वजह से होता है। सेकेंडली, उसकी कुछ वजूहात भी हो सकती है, या तो वो हमारे हार्ट डिजीज़ की वजह से होते हैं। हार्ट डिजीज़ के अंदर बहुत सारी मेडिसिन इस तरह की यूज़ की जाती हैं जिससे कैल्शियम की और जिंक की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ब्लॉक हो रही होती है। तो साथ साथ हमारा जो किडनी डिजीज़ होते हैं, इसके साथ साथ हमारा एक्जिमा होता है। एक्जिमा के अंदर हम लोग कॉर्टिज़ोन टाइप की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैक्सिमम वाइटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो कहना चाहिए बर्न हो जाते हैं, और हमारी बॉडी जो होती है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो उसकी दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन तो ये है कि अगर हमारे नाखूनों पे जो धब्बे आ रहे हैं वो कभी कभार आते हैं और फिर उसके बाद खुद ब खुद डिसअपेयर हो जाते हैं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग कि हम लोगों को उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार ये धब्बे जो होते हैं कुछ वजूहात की बिना पर भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ एलर्जी हो सकती है हमारे नेल्स की, फंगल लग रही होती है। फंगल यूँ होता है कि कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से हमारे नाखूनों में डैमेजेस हो रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो सिचुएशन मैंने बताई कि फर्स्ट कंडीशन जो है कि एक नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर हमारे नाखूनों पे स्पॉट्स आते हैं और फिर वो कुछ अरसे के बाद, 2 महीने 4 महीने के बाद डिसअपेयर हो जाते हैं। इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन अगर वो धब्बे बार बार आ रहे हैं और वो डिसअपेयर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, आपने डॉक्टर से रुजू करना है। और उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट ये होता है कि डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, उसके कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो कैल्शियम के, जिंक के रिलेटेड टेस्ट होते हैं, कुछ वाइटामिन के टेस्ट होते हैं, कुछ मिनरल्स के टेस्ट होते हैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपने ये मेडिसिन लेनी है। वो सिंपल इज़ दैट। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन वो यूँ आता है कि आपके नाखून में अगर फंगल इन्फेक्शन लगा हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए एंटी फंगल इस्तेमाल की जाएगी। अगर हमारे नाखूनों पे नेल पेंट की वजह से, या जो हम लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, या उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के पेंट्स इस्तेमाल करते हैं, या उसके ऊपर कहना चाहिए डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उससे अगर एलर्जी हो रही है तो उसके लिए हम लोग को एंटी एलर्जी लेनी होती है। उसकी एक मखसूस एंटी एलर्जी होती है। एंड थर्ड वन इज़ दैट कि अगर हम लोगों के नाखूनों में इंजरी हो गई है यानी चोट लग गई है, तो वो जो है वो वक्त के साथ साथ खुद रिमूव होगी। जैसे जैसे नाखून बढ़ेगा, आपका जो टूटा हुआ नाखून है या नाखून के ऊपर जो चोट आ गई है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव करेगी और डेड नेल की तरफ उतर जाएगी। अच्छा, अब ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? अगर हम लोगों को कोई चीज़ तकलीफ दे रही है और वो मुस्तकिल तौर पर रह रही है, जिसे कहना चाहिए कि रैंडमली नहीं आ रही, बस कंटिन्यूसली आ ही जा रही है, यानी कि वो स्पॉट आ रहे हैं मुस्तकिल, तो हमें फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ऐसी को आप लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, कभी कभी इनको इग्नोर करना भी ख़तरनाक होता है।
तो बहुत सारी जगहों पे हम लोगों को इग्नोरेंस से काम नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोगों को कोई भी बीमारी एक लंबे अरसे तक रह रही है तो हमें उसके लिए डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और मालूम कर लेना चाहिए कि वो किस वजह से हो रही है। उसकी वजह पता चल जाने के बाद आप फिर उसका ट्रीटमेंट करवा लें, और जो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे, एंड देन फिर आप जो है अपनी लाइफ एक हेल्दी पर्सन की तरह। उम्मीद है मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। बहुत इजी सा टॉपिक था, बहुत आसान, बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन हम लोगों को हर चीज़ लाइटली नहीं लेना चाहिए, वो भी आजकल के इस दौर में जब हम लोगों की खुराक, हम लोगों की ग़िज़ा और हम लोगों के खाने पीने का हम लोगों को मालूम नहीं कि हम लोग कितना प्योर ले रहे हैं और उसके अंदर कितनी मिलावट शामिल है। तो हम लोगों को ऐसी कंडीशन में अगर हम लोगों को थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया करें, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो प्रॉब्लम एक लंबे अरसे तक कायम रहे। मेरे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।